गुड आफ्टरनून 10th क्लास। जैसे कि हमने अभी तक मैथ्स में प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि से क्वेश्चन किए थे। आज हमारे पास एक नई विधि है जिसको हम बोलते हैं वज्र गुणन विधि। ठीक है, तो वज्र गुणन विधि में क्या होता है मैं आप लोगों को बता रही हूँ, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। वज्र गुणन विधि का मतलब होता है, जैसे हमारे पास पहला रैखिक समीकरण क्या है, a1x प्लस b1y इक्वल c1। दूसरी रैखिक समीकरण a2x प्लस b2y इक्वल क्या है, c2। तो हमने क्या किया, कांस्टेंट वैल्यू को दाएं ओर से बाईं ओर ले आए। बाईं ओर लेने के बाद हमारे पास यहाँ -c1 हो गया। दूसरी समीकरण a2x प्लस b2y माइनस c2 इक्वल क्या आ गया, 0। तो हम क्या करते हैं, पहले x वाले वेरिएबल के साथ जब x वाला लेते हैं तो उसके साथ b1 b2 आता है। ठीक है, b1 b2 c1 c2। y के साथ जो इसका पहला लास्ट पद होता है वो इसके लिए पहला पद का काम करता है, c1 c2 a1 a2 इक्वल 1/a1 a2 b1 b2, यानी कि इसमें c वाला टर्म नहीं आएगा। ठीक है, अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। मैंने आप लोगों को बता रखा है, वैसे हम वज्र गुणन का प्रयोग करते हैं। वज्र गुणन का मतलब क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि ये इसके साथ जाएगा और ये इसके साथ। तो मेरे पास क्या है यहाँ पर, b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल y/c1 a2 माइनस c2 a1 इक्वल 1/a1 b2 माइनस a2 b1। ये आपका क्या है, वज्र गुणन विधि का सूत्र है। ठीक है, अब हमसे आपके बुक वाले ने जो क्वेश्चन कहा है, उसने कहा है कि वज्र गुणन विधि का प्रयोग वहाँ पर कीजिए जहाँ पर समीकरण के अद्वितीय हल हों। ऐसी उसने कंडीशन दे रखी है। अभी उसने ऐसी क्या दे रखी है, कंडीशन दे रखी है। तो अद्वितीय हल का मतलब होता है कि दो पद समान होंगे। अद्वितीय हल का मतलब क्या होता है उसमें, कि यहाँ पर मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि तीन के तीन पद उसमें समान नहीं होते। इनकी a1/a2 डज नॉट इक्वल b1/b2 डज नॉट इक्वल c1/c2। इसको हम क्या बोलते हैं, अद्वितीय हल। अब हमने लिया पहला क्वेश्चन, लिया एक समीकरण दे रखा है। समीकरण हमारे पास क्या दे रखा है, x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल 0। ये पहली समीकरण है। और दूसरी समीकरण हमारे पास क्या है, देखिए 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल 0। ये कौन सी समीकरण आपकी, दूसरी समीकरण है। ठीक है, ये दोनों समीकरणों को हमने क्या देखा, इनकी तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0। दूसरी समीकरण a2x प्लस b2y और प्लस c2 इक्वल क्या होता है, 0। ये दूसरी समीकरण हो गई। तो इन दोनों समीकरणों से हमने इसकी क्या करी, तुलना करी। तो अद्वितीय हल का मतलब क्या होता है, जिसका केवल एक हल होता है, ये भी कहते हैं। देखिए अपनी बुक में यहाँ पर मैंने आप लोगों को सूत्र दिखा रखा है, केवल एक हल, या ब्रैकेट में उसको क्या लिखा है, अद्वितीय हल। कंडीशन क्या होती है, a1/a2 डज नॉट इक्वल b1/b2, और वैसे इसमें डज नॉट इक्वल c1/c2 भी होता है, लेकिन उसने यहाँ पर दो ही दे रखे हैं, इसलिए कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो अब आपको मालूम है कि अगर इसके केवल एक हल, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, अद्वितीय। क्या बोलते हैं उसको, अद्वितीय, याद रखना। हाँ, तो अब हमने देखा इस पहली जो समीकरण मैं आप लोगों को बता रही हूँ, इनकी जब तुलना करी तो a1 इक्वल 1 आ गया, b1 इक्वल -3, c1 इक्वल -3, a2 इक्वल 3, b2 इक्वल -9, c2 इक्वल -2। तो a1/a2 1/3, b1/b2 चेक किया तो -3/-9, सॉल्व किया तो 1/3 आया। और c1/c2 कितना आ रहा है, -3/-2। माइनस से माइनस कट गया तो क्या आ गया आपके पास, 3/2 आ गया। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पर दो पद तो समान है लेकिन तीसरा पद समान नहीं है। तो इस कंडीशन को क्या हम बोलते हैं, समीकरण के क्या बोलते हैं, याद होना चाहिए, कोई हल नहीं। और कोई हल नहीं की स्थिति में नहीं करना हमने, केवल हमसे कंडीशन उसने दे रखी, जब अद्वितीय हल होगा तो उसी स्थिति में वज्र गुणन विधि से हल कीजिएगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो अब हमारे पास अगर ऊपर से ऐसा कुछ लिखा नहीं हुआ तो आप सीधे सीधे उसको वज्र गुणन विधि से भी हल कर सकते हैं, अगर उसने आपको कंडीशन नहीं दी होगी तो। अभी उसने कंडीशन दे रखी है तो हमने चेक किया, तो चेक करने पता चला कि इस समीकरण के कोई हल नहीं है, यानी कि अद्वितीय हल नहीं आ रहा है यहाँ पर, तो इसलिए हम इसको वज्र गुणन विधि से नहीं करेंगे। अब दूसरा समीकरण हमारे पास 2x प्लस वाई इक्वल 5। तो हमने क्या लिया, 2x प्लस वाई प्लस 5 था, उधर आके -5 इक्वल 0। इसकी तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 से करी। दूसरी समीकरण 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल 0। इसकी तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0 से करी। तो हमारे पास a2 की वैल्यू आ गई 3, b2 की वैल्यू 2, c2 की वैल्यू -8। हमने चेक किया तो a1/a2 इक्वल 2/3 आ रहा,
B1/B2 इक्वल क्या रहा 1/2 और C1/C2 की वैल्यू रखी तो -5/-8 है, माइनस से माइनस कट गया तो 5/8 आया। तो हमने देखा यहाँ पर 3 के 3 बराबर नहीं है। अब जब 3 के 3 बराबर नहीं है तो हमारे पास यहाँ पर क्या आया, देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि 3 के 3 बराबर नहीं है। तो 3 के 3 बराबर नहीं है तो हम इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, अद्वितीय हल। अब अद्वितीय हल अगर आ गया तो हम इसको किस विधि से करेंगे, वज्र गुणन विधि से करेंगे। किस विधि से करेंगे, वज्र गुणन विधि से। ठीक है, तो हमारे पास हमने देखा यहाँ पर, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कैसे बता रही हूँ मैं आप लोगों को। अब हमारे पास कंडीशन क्या होती है, x/B1B2 C1 C2, ठीक है, और y/ क्या होता है C1 C2 और A1/A2 और 1/B1B सॉरी A1A2 B1B2 आएगा। तो x के साथ B1 की वैल्यू क्या है 1 और B2 की वैल्यू 2, C1 की वैल्यू क्या है हमने देखा ऊपर, C1 की वैल्यू हमारे पास है उधर देखिए -5 है, क्या है -5, तो यहाँ पर -5 लेंगे। ठीक, और C2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है -8 है, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे -8। ठीक, y/ फिर यहाँ -5, यहाँ में क्या आएगा -8, ठीक है ना, और यहाँ 2 और 3 है। ठीक है, और फिर उसके बाद A1/A1A2 और B1B2 है तो 2 और 3 और 1 और 2 आ गया। ठीक, तो क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या होता है, ये 8 1 जा 8 माइनस आएगा, एक तो माइनस फॉर्मूले का होता है, एक माइनस ये है 5 2 जा 10, तो यहाँ पर माइनस ना आके क्या जाएगा यहाँ पर प्लस। ठीक, दूसरा अब देखिए यहाँ पर हम इसके साथ हमने पहले x की वैल्यू निकालनी, तो x के साथ हम 1 वाले को लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास 2 2 जा 4 और 3 1 जा 3, 10 में से 2 को माइनस कीजिए +2 आएगा, तो यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2 आ गई। ठीक है, अब उसके बाद y के लिए निकालना है -5 -8, फिर से वही 5 3 जा 15, ठीक है, और 8 2 जा 16, बट 16 किस माना चाहिए माइनस में, लेकिन एक माइनस यहाँ ऑलरेडी है तो किस माना चाहिए प्लस माना चाहिए। ठीक, इक्वल 2 2 जा 4 3 1 जा 3 3 प्लस माना चाहिए, लेकिन फॉर्मूले का के हिसाब से यहाँ पर क्या जाएगा था मैंने माइनस, तो हमने 16 में से 15 को माइनस किया तो कितना आया यहाँ पर बड़े का साइन आएगा 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y इक्वल क्या आ गया 1, तो y का मान हमारे पास 1 आ गया और x का मान हमारे पास क्या आ गया 2 आ गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। इस तरीके के 1 2 क्वेश्चन आप कीजिएगा, अगर नहीं आएंगे समझ में फिर मैं बताऊँगी। ठीक है,